पहलगाम हमले को लगभग 13 दिन हो गए हैं और उसके बाद देश के लोगों के अंदर तमाम सवाल आ रहे हैं, जैसे कि सरकार फिलहाल मजबूत जवाब देने के लिए क्या कर रही है। प्रधानमंत्री की मीटिंगों का दौर जारी है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति रूस के पुतिन से बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या हुआ, उसको कैसे देखा जाए, क्या मायने हैं उसके, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही यूएनएससी में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के बैठक होनी है, तो उसमें क्या बातचीत हो सकती है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि 13 दिन हो गए मगर जो 4 आतंकी बताए जाते हैं जिन्होंने वो हमला किया पहलगाम में, वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आदित्य राज कौल जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है लोग जानना चाहेंगे कि भाई आज 13 दिन हो गए हैं और जिस तरीके के लोगों का मूड है वो एक सख्त जवाब की अपेक्षा रख रहे हैं। उनको लगता है कि अब बस हो गया। और सिर्फ लोग क्या, जितने भी आप स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, आप अधिकारियों की बात कर लें, पूर्व सैन्य अफसरों की बात कर लें, सोशल मीडिया पे आप लगातार देख रहे होंगे, वहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई सरकार कर क्या रही है, मीटिंगें तो चल रही हैं। देखिए, एक ना कहावत है, इस कहावत के तहत कहा जाता है रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। और इसका मतलब ये है कि जो रिवेंज है वो ठंडा परोसा जाता है। इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि भाई कुछ भी एकदम जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी है जिसका बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक इंसाइट है, इसका मतलब ये है कि आप एकदम गंभीरता से चीज़ों को लेते हैं और जब हम अपना टाइम चूज़ करेंगे, हम जगह चूज़ करेंगे, हम देखेंगे कैसे हालात हैं, कैसा रिएक्शन है और सपोर्ट क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे एक्शन होगा एक राइट टाइम पे। अभी आप देखें कि आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26 लोग बुरी तरीके से मारे गए, सिविलियंस थे सब, ज़्यादातर पर्यटक लोग थे। और उसके बाद इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अगले 24 घंटे से ही जो है एक आक्रमण शुरू किया, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पे हो, इकोनॉमिक स्तर पे हो, अलग अलग स्तर पे। जो है सबसे बड़ा एक जो हमला पाकिस्तान में हुआ वो था इंडस वाटर ट्रीटी का, जो पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था। 2019 में जब मैं पुलवामा की घटना को कवर कर रहा था, उसके बाद बालाकोट हुआ, तब भी पाकिस्तान ने ये सोचा था कि इंडस वाटर ट्रीटी तो कभी हिंदुस्तान बंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पानी का सवाल है, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इंडिया ने ये करके दिखाया, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंशन में रखा। और अब आप बागलेहार देख लीजिए या फिर आप सलाल देख लीजिए, वो जो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पानी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान में अकाल सूखा पड़ जाएगा। उसके विजुअल्स भी काफ़ी अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है उनको पानी चाहिए, अभी सिंचाई के लिए, जो है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अभी पानी चाहिए और अभी ही उनको वो पानी नहीं मिलेगा। तभी एक हाहाकार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कि एक तो पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि हिंदुस्तान करेगा क्या। उसके बाद पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं है। बिलावल भुट्टो जो है मीरपुर खास जाते हैं सिंध में, वहाँ से बयान देते हैं कि या तो इसमें पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। उसके बाद जो है रात के 12-12 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें DGISPR ब्रीफ करते हैं रात को। उससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो रात के 3 बजे एक मीडिया ब्रीफिंग देते हैं। आप देखिए पाकिस्तान कितना पैनिक में है, हिला हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं रात को हो रही हैं और हम यहाँ पर रात को आराम से सो रहे हैं। हम दिन को कुछ मीटिंग्स हो रही हैं ज़रूर, जो कि होनी भी चाहिए सुरक्षा स्तर पे। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ से मुलाकात कर रहे हैं वो। उसके बाद NSA डोवाल के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। उसके बाद उन्होंने जो है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जो हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि एक अहम चीज़ ये भी है कि कल को ऐसा ना हो कि जंग छिड़ जाए, कल को ऐसा ना हो कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो। और ऐसा अगर होता है, मुझे नहीं लगता कि जंग होगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी है? क्या इंडिया 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक जंग वो पूरा बरकरार रख पाएगा? क्या उतना एम्युनिशन है? क्या उतना गोला बारूद है? क्या कनेक्टिविटी जो सारी होती हैं बॉर्डर एरियाज़ में, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बाकी जगहें, उसमें कितना अच्छा कनेक्टिविटी है? सड़कें कैसी हैं? वहाँ पर मिलिट्री एम्युनिशन कैसे चल सकता है? तो इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार उस पर काम कर रही होगी अभी, इससे पहले कि वो एक झटका पाकिस्तान को मिलिटरली दे। तो लोगों का सोशल मीडिया पे आक्रोश जायज़ है, लोग गुस्सा हैं, आहत हैं, और ये गुस्सा जो है अच्छा है, ठीक है, क्योंकि रिवेंज तो देखिए होना चाहिए। एक बहुत बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक आतंकवादी हमला ऐसा होता है और उसके बाद जवाब ना दे हिंदुस्तान, ऐसा तो नहीं। तो मुझे लगता है जवाब मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे दिया जाएगा। लेकिन इस बार हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो पुलवामा के बाद बालाकोट में हुई,
या उससे पहले उरी के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक में हुई। इस बार मुझे लगता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड वे में हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ये आक्रमण कर रहा है, अलग अलग लेवल्स पे कर रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और सारे मंत्रालय किसी ना किसी विषय में जुड़े हुए हैं। आप देखिए विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए जो जयशंकर जी हैं मंत्री, वो खुद करीबन 100 फॉरेन मिनिस्टर से बात कर चुके हैं और उनको ब्रीफ कर चुके हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी एक कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि आप प्रधानमंत्री को जानते हैं और जो लोग चाहते हैं वही होगा। इसका मतलब तो यही है कि एक मिलिटरीली प्रहार होगा पाकिस्तान पे। और हिंदुस्तान की सरकार में ये भी क्लैरिटी है अभी कि ये सिर्फ लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की बात नहीं है। इनके आका पाकिस्तान आर्मी है, आसिम मुनीर है और उन्हीं को जवाब मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप संदेश एक ये देना चाह रहे हैं कि ठीक है, गुस्सा है लोगों में और वो गुस्सा बनता भी है, पर इंतजार करना चाहिए क्योंकि सरकार मुझे लगता है वो सही मौके के इंतजार में है। बिल्कुल, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, जल्दबाजी में उठाना भी नहीं चाहिए। प्रिपेयर्ड है क्योंकि भाई आप लगातार वहां से अपडेट देख रहे हैं। अब उनकी प्रिपेयर्डनेस वो कितना साबित होगी सही गलत वो अलग विषय है, मगर वो तैयार तो हैं। अब वो पिछली बार की तरह खुद को उस लिहाज से भी नहीं बैठे कि उनको हम चौंका दें। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन के बड़े होने के बावजूद अगर हमारे 10 लोग, 20 लोग, 26 लोग, 40 लोगों की मृत्यु होती है, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री हो, तो बहुत बड़ा एक न्यूज़ भी बनती है और बहुत बड़ा एक हमला भी माना जाता है। हमारा ऐसा नहीं है कि कोलैटरल डैमेज हो गया, चलो भाई भूल जाओ। पाकिस्तान की मंशा ऐसी है, पाकिस्तान में अगर 100 लोग भी मार दें मिलिट्री के, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ISPR जो उनका पाकिस्तान का आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, वो तो एडमिट भी नहीं करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम डेमोक्रेसी हैं, हमें दुनिया में जवाब देना है, हमें संयुक्त राष्ट्र में जवाब देना है और सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को, सरकार को जवाब देना है कि ये जो 26 लोग मरे कैसे मरे, आपका क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, आपका क्या सिक्योरिटी का फेलियर था, तो उसको आप क्या कैसे दुरुस्त कर रहे हैं। जो आपके वहाँ के DGP हैं पुलिस के, या आर्मी के जो कोर कमांडर हैं, या CRPF के ADG हैं, IG हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अभी भी आप देखिए वो 4 आतंकवादी तो खुला घूम रहे हैं। तो अभी आपको पता नहीं है कि क्या वो जंगलों में ही 4 आतंकवादी घूम रहे हैं या वापस चले गए। बिल्कुल, 13 दिन हो गए हैं मुझे लगता है, और ये लोग सोशल मीडिया पे लिखने भी लगे हैं, आम बोलचाल में भी आप देखेंगे चाय की दुकानों इस बात से चर्चा है कि 13 दिन हो गए, स्केच भी जारी हुए थे बाकायदा 4 लोगों के, पकड़े क्यों नहीं गए? मतलब आप तक क्या इनपुट्स? देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमांडो फोर्स है और बहुत ही लीथल कमांडो फोर्स है, वही लोग आते हैं जब कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई म्यूटिलेशन की जिसमें गर्दन काटी गई हिंदुस्तान के फौजियों की, तो वो SSG कमांडो जो हैं वो करते हैं। तो SSG कमांडोज का बहुत बार देखा गया और ये पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने भी एडमिट किया है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि जो SSG कमांडोज हैं बहुत सारों को चुनते हैं और उनको लश्कर तोयबा में डाला जाता है, क्योंकि ये कमांडो हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग मिली है सालों से, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं, तो वो कश्मीर जैसे एनवायरनमेंट पे एकदम सटीक निशाना कर सकते हैं। उनको बोले कि पहलगाम में आप थोड़ा सा रेकी कीजिए और आपको सिविलियंस को मारना है, हेडशॉट करना है, पूरा पॉइंटेड ये करना है, वो पूरी तरीके से करेंगे। एक नया आतंकवादी जो अभी रिक्रूट हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, उसको बहुत सारे वेपन चलाने नहीं आते, वो इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं कर सकता। तो इसमें भी जो इंटेलिजेंस मिली है और जो लोगों से बातचीत की है जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, इसके बेसिस पे स्केच बनाए गए। स्केचेस को फोटोग्राफ्स जो अभी जो है इंतज़ामिया के पास हैं, उसके साथ पूरी तरीके से मैच किया गया। इससे पता लगा कि एक जो इन 4 या 5 आतंकवादियों में एक बंदा था, ये SSG का कमांडो था, ये पाकिस्तानी SSG का कमांडो था और इसने ही पूरा हेडशॉट वो दूर दूर से मारा है, पूरा सर पे जो है गोलियां मारी हैं, बहुत ही सटीक जो है निशाने से ये हुआ है। उसके बाद जो बाकी लोग भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, उनको SSG से ट्रेनिंग मिली है और अभी पाकिस्तान में 15 से 20 ऐसे पाकिस्तानी हैं SSG के, जो या तो SSG के कमांडोज हैं या उनको SSG से ट्रेनिंग मिली है। हालांकि आतंकवादी मुझे लगता है कि 150 से 200 होंगे अभी पूरे कश्मीर में। अगर अब जम्मू कश्मीर को पूरा मिला लें, बॉर्डर एरियाज को मिला लें, जंगलों को मिला लें, और बहुत सारे ये साइलेंट टेररिस्ट होते हैं, ये 2-3 साल से 4 साल से 5 साल से वहाँ रह रहे हैं एक अपने हाइड आउट में, या फिर कोई उनको शह दे रहा है लोकल कश्मीरी, और ये सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं या सिर्फ आदेश दे रहे हैं। ये कम्युनिकेशन में है अपने आकाओं के साथ पाकिस्तान में, लेकिन जो लोकल कश्मीरी हैं उनके थ्रू छोटे मोटे आतंकवादी हमले करवाते हैं। बिल्कुल, तो समझ पा रहे हैं गंभीरता को आप लोग। आज एक और बड़ी बातचीत हुई जो मुझे लगता है कि न्यूज़ ऑफ द डे की तरह पेश की जा रही, कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फ़ोन पे बातचीत हुई। इसको कैसे देखा जाना चाहिए और क्या बातचीत हुई, अगर आप तक कुछ जानकारी? देखिए, अमेरिका के अलावा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा
एक जो है मैं कहूँगा दोस्त जो हिंदुस्तान का है वो है रशिया। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लोग सीरियसली लेते नहीं हैं जी। लेकिन चाहे वो पीट हेग्सेथ हों जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, चाहे वो तुलसी गबार्ड हों जो इंटेलिजेंस की हेड हैं, या चाहे वो काश पटेल हों या बाकी लोग हों, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान को हक है एक आतंकवादी हमला करने का, प्रहार करने का और उन आतंकवादियों को चुन के मारने का जिन्होंने ये हमला किया। उसके बाद ये अहम है कि पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कहा कि हर तरीके से हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के खिलाफ, और वो आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो हम उसको कंडेम करते हैं, और हिंदुस्तान की जो लड़ाई है उस आतंकवाद के खिलाफ उसमें रशिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आप ये भी देखिए जो डिफेंस टाइज इंडिया के साथ हैं वो अमेरिका के, फ्रांस के, रशिया के और इजराइल के, ये 4 देश के सबसे महत्वपूर्ण हैं। और रशिया से तो हम एज ओल्ड एक कल्चरल टाइज हैं, बहुत ही ऐतिहासिक कल्चरल टाइज हैं। तो मुझे लगता है पुतिन भी जो अभी ग्लोबली अलग थलग पड़ गए हैं उसमें हिंदुस्तान ने एक बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच लिया। एक अहम देश था जिसने अमेरिका या फिर खासकर यूरोप का जो प्रवचन मिला उसमें यूरोप का साथ नहीं दिया, अमेरिका का साथ नहीं दिया, रशिया का भी पूरी तरीके से साथ नहीं दिया, लेकिन हमने बोला साथ छोड़ा भी नहीं। और हमने बोला कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, रशिया अपना इंटरेस्ट देखता है, तो हम भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे। हम जिसके साथ डिफेंस ट्रेड कर रहे हैं या एनर्जी या तेल को लेकर अपने एग्रीमेंट्स हैं उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारे लिए हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके लिए जो ठीक होगा वो हम करेंगे। और कोई भी हमें प्रवचन देके या प्रीच करके ये नहीं बता सकता कि भाई आप ये करो, आप इसको बॉयकॉट करो, आप ये करो, ये नहीं चलने वाला। तभी जयशंकर ने अभी कल भी एक स्टेटमेंट दिया को सुनाया है उन्होंने, बिल्कुल सुनाया, तगड़ा संदेश, बहुत जबरदस्त संदेश दिया है कि भाई वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स एंड नॉट प्रीचर्स। इसका मतलब कि हम दोस्त चुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे दोस्त बने। ये प्रवचन की जो आपकी भूमिका रही है सालों से, इसको आप बंद कर दीजिए। और वो प्रवचन जो आप खुद के देश में लागू नहीं कर पाते, बिल्कुल, और हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम लागू करें। यूरोप जब हिंदुस्तान में आता है हमें प्रवचन देता है कि आप इस तरीके से काम करिए, इस पे आपका सोल्यूशन ये होना चाहिए, इसकी रणनीति ये होनी चाहिए, लेकिन उन पर वो चीजें लागू नहीं होती। तो ये एक दोहरी नीति है, ये एक हिपोक्रेसी है पूरी तरीके से, और यूरोप इस हिपोक्रेसी से कई सालों से जूझ रहा है। और जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चला है तब से जयशंकर उनका जो है पूरी तरीके से उनको आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपकी ये गलती रही है, आपकी नीति में, कूटनीति में ये गलतियां रही हैं, और हिंदुस्तान को आप ऐसे डरा धमका के जो है सरेंडर नहीं करवा सकते। बिल्कुल। हम एक मुलाकात की बात कर रहे हैं, एक बातचीत की बात करें, एक मुलाकात की बात भी कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीनी राजदूत की मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। और चीन का तो स्पष्ट रुख तो नहीं है, मगर पर्दे के पीछे से वो पाकिस्तान के साथ हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो इस मुलाकात को कैसे देखा जाना चाहिए? एक बार फिर से चीनी जो चीन के राजदूत हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात। जी, तो चीन और पाकिस्तान सबसे क्लोज हैं अभी। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स कहते हैं। और पहले जो हैं चीन के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, ये अलग अलग लोगों से मिले हैं। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिले और आसिफ अली जरदारी से भी मिले। इसका मतलब यही है, या तो वो किसी तरीके का प्रेशर उन पे डाल रहे हैं कि आप कुछ करिए, या तो वो पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ कि आपको कितना एम्युनिशन चाहिए, आपको क्या मुहैया कराएं, वो हम करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि अगर जंग छिड़ती हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, चाइना उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये 2.5 फ्रंट वॉर होगा, कश्मीर में तो चल ही रहा है, तो पाकिस्तान के साथ भी होगा, यहाँ से चाइना के साथ भी होगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना को स्ट्रेटेजिकली उसमें कोई लाभ मिलेगा। चाइना अभी चाहता है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना, लेकिन चाइना पाकिस्तान को ज़रूर मदद करेगा। उसको जितना भी असला बारूद चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, वो सब जो है चीन प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए हमको भी फूक फूक के कदम जो है पूरी तरीके से रखना पड़ेगा। तो अभी के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना और टर्की और अजरबैजान 3 ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाकी तरीके से पूरी तरीके से अलग थलग जो है पाकिस्तान अभी पड़ा हुआ है। तो अब जब दोस्तों की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो टर्किश नेवी की मूवमेंट भी देखी गई है, बताया जा रहा है पाकिस्तान के, क्योंकि एक पक्ष पाकिस्तान का जो सबसे कमज़ोर माना जाता है वो नेवी माना जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि चाइना, टर्की और अजरबैजान 3 ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। और इसमें चाइना और टर्की की जो डिफेंस है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स है, बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हैं।
तो टर्की कई सालों से, पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा से, उनको चाहे वो नेवी का अलग अलग सबमरीन हो, सामान हो, या फिर एयरफोर्स का हो, F-16 हो, वो सब प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो नेवी शिप है ये कहीं और जा रही थी, मुझे लगता है मलेशिया एक एक्सरसाइज के लिए जा रही थी, तो पहले वो ओमान पे रुकी, उसके बाद कराची बंदरगाह पे रुकी और फिर आगे जा रही है। तो टर्किश जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले से प्लान था, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं टर्की से कि आप ऐसा ना कहें कि ये हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ये पहले से प्लान था। पहले से अगर प्लान था भी तो अभी के दौर में ऐसा होना, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर टेंशन हो रहा है और आप ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो समझ आता है। देखिए टर्की में जब भूकंप आया था सबसे पहले हिंदुस्तान ने मदद की थी। अब आप ऐसा एक्सरसाइज अगर करते हैं, चाहे प्री प्लान भी, आप कैंसिल भी कर सकते थे। आप वहाँ पर जो आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं वो भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी मंशा जो है क्लियर है, तो हिंदुस्तान की भी मंशा अगली बार क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंशा की जब बात आती है तो यूएनएससी की क्या मंशा है, वहाँ क्या होने वाला है, इस पर मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर भी तमाम घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों की नज़र रहती है। और एक बैठक का जिक्र किया भी जा रहा है जो आज होनी है, शायद पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर क्या होने वाला है, क्या? देखिए पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है इंडिया के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन हमेशा ये विफल रहा है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हो जहाँ पर जनरल असेंबली है, या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो जो जेनीवा में है, बार बार पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स का मुद्दा वहाँ उठाता रहा। लेकिन पाकिस्तान का खुद आप ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चाहे वो बलूचिस्तान में देखिए जैसे 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं अगवा कर लिए गए हैं, मिसिंग हैं। आप खैबर पख्तूनवा में देखिए कि कैसे रोज़ वहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों को भी मारा जाता है और मानवाधिकार तो है ही नहीं। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर राइट्स ही नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है लोगों को। वहाँ पर जो पंजाबी पॉपुलेशन है वहाँ से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, वहाँ पर लोगों को कश्मीरी नहीं आती लेकिन पंजाबी लोगों को आती है। वहाँ के जो मंदिर हैं या बाकी हिस्टोरिकल चीज़ जगहें हैं उनको आप ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं और जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठाता है उसको आप अरेस्ट कर देते हैं। तो ये मंशा है कि यूएनएससी में पाकिस्तान किसी तरीके से इस मुद्दे को उठाए। लेकिन ये मैं बता दूं, ये क्लोज डोर मीटिंग है, ये कोई लाइव मीटिंग नहीं है जो यूएन का वेब टीवी जो है पूरा लाइव दुनिया को दिखाएगा। यूएनएससी की मीटिंग्स क्लोज डोर मीटिंग्स होती है। इसमें अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो तब बाहर आता है। लेकिन इसमें यह है कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन बाकी जो 4 देश हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो उसमें जो भी कुछ पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा उसमें वीटो होगा और कोई भी जो है समर्थन नहीं होगा। ये प्रोपेगेंडा की दिशा से पाकिस्तान जो है बार बार कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी तैयार है। मुझे याद है जब सैयद अकबरुद्दीन पहले आई थिंक पुलवामा के टाइम पे, उससे पहले कुलभूषण के टाइम पे भी वहाँ पर थे, तो बहुत ही सटीक डिप्लोमेटिक रिस्पांस हमारा रहा, बहुत ही टफ रिस्पांस रहा, जिसमें पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ गया। वो संयुक्त राष्ट्र पे हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाया। बिल्कुल। तो चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर सीमाएं हो या फिर जो एक माकूल जवाब देने की बात हो रही है जनता की तरफ से, और सरकार उसको लेकर लगातार प्रयासरत है। जैसा कि आदित्य जी कह रहे थे कि भाई सब कुछ जैसा सोचा जाता है या आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार तुरंत तात्कालिक तौर पर नहीं हो सकता, पर हाँ कुछ पक रहा है, कुछ मजबूत पक रहा है। अब कब होगा, कैसे होगा, ये देखने वाला होगा। लगातार हमारी नज़र है, आदित्य जी की नज़र है, जो भी अपडेट होगा आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।